नमस्ते। जब भी हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो क्या होता है, ज्यादातर चर्चा सिर्फ दो पार्टियों के इर्द गिर्द आकर सिमट जाती है, कांग्रेस और बीजेपी, है ना। ऐसा लगता है मानो सत्ता का पूरा खेल बस इन्हीं दोनों के बीच चल रहा है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए आज इसी दो पार्टी वाली कहानी के पीछे छिपे एक बड़े, कह सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या भारत की राजनीति सच में सिर्फ दो पार्टियों की कहानी बनकर रह गई है, या फिर इस जानी पहचानी कहानी के अलावा भी कोई हकीकत है, कोई ऐसा पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। राजनीति के दो चेहरे। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उन्हीं दो मुख्य किरदारों को समझते हैं जिनका जिक्र बार बार होता है, कांग्रेस और बीजेपी। कई दशकों से इंडियन पॉलिटिक्स का पूरा स्टेज इन्हीं के आसपास सेट किया गया है। पर ऐसा है क्यों? आइए इसी को थोड़ा देखते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि देश में बस दो ही नेशनल पार्टियां हैं, पर सच कुछ और है। असलियत यह है कि भारत में आज की तारीख में 5 राष्ट्रीय पार्टियों को मान्यता मिली हुई है। जी हाँ, 5। बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, उनके अलावा इस लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी, CPIM और नेशनल पीपल्स पार्टी भी हैं। अब जिस सोर्स का विश्लेषण हम आज कर रहे हैं वो इन विकल्पों में से एक यानी बहुजन समाज पार्टी पर ही अपना फोकस रखता है। तो चलिए इस नजरिए को भी समझ लेते हैं। तो सोर्स के अनुसार अगर हम इन दोनों बड़ी पार्टियों के कार्यकाल को देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। एक तरफ कांग्रेस, जिसके दशकों के शासन पर घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसके दौर में महंगाई, बेरोजगारी और समाज में धर्म जाति के नाम पर बंटवारे बढ़ने की बातें सामने आईं। मतलब सोर्स का तर्क यह है कि दोनों ही पार्टियों के राज में आम इंसान को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। बहुजन की ताकत, BSP। तो सवाल उठता है कि फिर विकल्प क्या है? और यहीं पर ये सोर्स हमारा ध्यान खींचता है बहुजन की शक्ति और उनकी राजनीतिक आवाज यानी BSP की तरफ। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुजन हैं कौन। देखिए, ये शब्द भारत की आबादी के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो मिलकर देश की आबादी का बहुमत यानी मेजॉरिटी बनाते हैं। और ये बहुमत कितना बड़ा है? इस विश्लेषण के मुताबिक बहुजन समाज देश की कुल आबादी का करीब 85% है। 85%! ये आंकड़ा वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 15% आबादी है, जिसे सोर्स में अभिजात वर्ग या एलीट क्लास कहा गया है, वो संख्या में बहुत कम है। ये छोटा सा गणित इंडियन पॉलिटिक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। तो फिर सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है कि अगर देश की 85% आबादी बहुजन है तो फिर देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी, सिर्फ दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के पास ही घूम फिरकर क्यों जाती रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में संख्या और असली सत्ता के बीच आखिर रिश्ता क्या है। BSP का उदय और योगदान। अब इस पेचीदा सवाल का जवाब शायद हमें इतिहास में मिले। सोर्स का तर्क है कि इसे समझने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी के पूरे सफर को देखना होगा कि कैसे इस पार्टी का उदय हुआ और भारतीय राजनीति में इसका योगदान क्या रहा। BSP की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार सरकार बनाई। ये एक लंबा पॉलिटिकल सफर था, पर इसकी सबसे बड़ी कामयाबी मिली साल 2007 में। तब पार्टी ने अपने दम पर फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाकर इतिहास रच दिया था। और सोर्स के मुताबिक BSP के शासनकाल में कुछ बहुत अहम काम भी हुए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को काफी मजबूत किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि दंगों और सांप्रदायिक टकराव के मामलों में कमी आई। इसके अलावा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू हुए, जिन्होंने सही में राज्य का चेहरा बदलने में एक बड़ा रोल निभाया। याद है हमने 2007 की जीत की बात की? उस जीत के पीछे एक नया नारा था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका मतलब है सबका भला हो, सब सुखी रहें। यह सिर्फ एक नारा नहीं था। इस नारे के जरिए पार्टी ने ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ा और ये दिखाने की कोशिश की कि उसका विजन सिर्फ कुछ वर्गों के लिए नहीं बल्कि समाज के हर तबके के लिए है। आलोचनाएं
और चुनौतियां। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? बीएसपी का सफर भी चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा रहा है। तो एक पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें इन पर भी एक नजर डालनी होगी। तो बीएसपी पर किस तरह की आलोचनाएं हुई? पार्टी पर स्मारकों और पार्कों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के आरोप लगे, करप्शन के भी कई इल्जाम सामने आए और समय के साथ ये भी कहा जाने लगा कि पार्टी का जमीनी स्तर पर मतलब जनता से डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ा कमजोर पड़ गया है। पर इन सारी आलोचनाओं के जवाब में सोर्स एक बहुत अहम पॉइंट रखता है। उसका तर्क ये है कि इन सब कमियों के बावजूद बीएसपी ने एक काम कभी नहीं किया। उसने सत्ता में आने के लिए कभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से कोई डील नहीं की और न ही अपने जो कोर प्रिंसिपल्स थे उनसे कोई समझौता किया। और यहीं पर वो 85% वाला सवाल एक बार फिर सामने आता है, लेकिन इस बार एक नए एंगल से, जिसे सोर्स ने ईवीएम से जोड़ा है। सवाल वही है कि अगर बहुजन आबादी 85% है तो इलेक्शन के रिजल्ट्स अक्सर इस सच्चाई से इतने अलग क्यों दिखते हैं? सोर्स के मुताबिक बीएसपी उन शुरुआती पार्टियों में से थी जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना शुरू किया था। भविष्य का राजनीतिक सवाल। तो ये सारी बातें, ये सारे तर्क, ये आंकड़े और ये इतिहास, ये सब हमें कहाँ लेकर आते हैं? इन सबको मिलाकर देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है, सोर्स इस नतीजे पर पहुंचता है कि जब तक ये 85% बहुजन आबादी का वोट आपस में बंटा रहेगा, तब तक देश की असली सत्ता वो मुट्ठी भर 15% इलाइट वर्ग के हाथों में ही रहेगी। और सोर्स के मुताबिक यही भारतीय राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है। और आखिर में हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर, सिर्फ अगर, ये पूरा बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो भारत की राजनीति की तस्वीर कैसी होगी? क्या होगा तब? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये सवाल, ये अपने आप में एक नई राजनीतिक संभावना